Hello everyone and welcome to yet another lecture of the Java programming series launched by PW Skills. आई होप कि आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स देख लिए हैं, उसके बाद आप ये लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने हैश मैप्स बहुत अच्छे से कवर किया है। फर्स्ट वन शॉट में हमने हैश मैप के इंटरनल कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर किए। हैशिंग क्या होती है, हैश फंक्शंस क्या होते हैं, कोलिजन्स क्या होते हैं, उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, हैश मैप को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, सारे ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्यों है, सब कुछ एकदम डिटेल में हमने उधर डिस्कस किया है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या मेथड्स, जो क्लास है हैश मैप उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे यूज़ कर सकते हो, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड बिफोर। और लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है हैश मैप से रिलेटेड। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग हैश सेट नाम का एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर नया है बट ये भी हैशिंग के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये लेक्चर छोटा होने वाला है, हैश मैप जितना बड़ा नहीं होगा, इट विल बी अ शॉर्ट लेक्चर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हैश मैप में कवर हो चुका है। ठीक है, हैश सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले ही कवर हो चुका है। तो हम आज मोस्टली यूजेज देखने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं। हैश सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जब यूज़ किया जाता है वो व्हेन वी वांट यूनिकनेस। ठीक है, सो हमने मैथ्स में भी सेट पढ़े होंगे। सो इट्स लाइक अ बैग, सेट इज़ लाइक अ बैग जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं डाले जा सकते। ठीक है, सेट क्या होता है, हैश सेट क्या होता है, एक ऐसा बैग जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डाले जा सकते। उसकी प्रॉपर्टी होती है यूनिकनेस मेंटेन करने की। ठीक है, तो मान लो मैं इसमें 1 डाल दूँ एक बार। ठीक है, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। अब अगर मैं इसमें फिर से 1 डालूंगी ना तो 1 2 बार नहीं आएगा, नहीं, एक ही बार रहेगा 1। ठीक है, चाहे मैं 1 इसमें कितनी भी बार डाल दूँ बाहर से, अब कितनी भी बार मैं इसमें 1 डाल दूँ पर 1 रहेगा एक ही बार। ठीक है, तो यार इन शॉर्ट ये हैश सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब हमें इस तरह की यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी चाहिए होती है तब हम हैश सेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हैश सेट का यार यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, बिकॉज सिमिलर टू हैश मैप इसके ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं। हैश मैप में हमने देखा था, ठीक है, ये हैश मैप से मैं रेफ़र कर रही हूँ, हैश मैप वाले वीडियो से। हैश मैप में हमने देखा था कि यार हैश मैप में एडिशन, रिमूवल, सर्च, कंटेन्स, ये सारे ऑपरेशंस O1 टाइम में हो रहे थे। कैसे हो रहे थे ये भी देखा था। हैश सेट में भी बिल्कुल सेम होता है, ये सारे ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम में होते हैं, इनफैक्ट वर्किंग भी सेम होती है। बस फ़र्क क्या है, देखो हैश मैप में आप की और वैल्यू 2 चीज़ें स्टोर कराते थे, हैश सेट में सिर्फ एक चीज़ स्टोर कराओगे। आप उसको कुछ भी बोल लो, की वैल्यू कुछ भी, बस एक चीज़ स्टोर होनी है। द थिंग इज़ दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है यार, यूज़ केस होता ही नहीं है पेयर को स्टोर कराने का, बट यूनिकनेस मेंटेन करने का, सर्च करने का कॉन्स्टेंट टाइम में, ये यूज़ केसेस होते हैं। तो उन जगहों पर हम हैश मैप ना यूज़ करके हैश सेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है। जो भी आपको इंसर्ट करना है हैश सेट के अंदर, उसको हैश फंक्शन से पास किया जाता है। हैश फंक्शन से आपको एक हैश वैल्यू मिलती है, जो वैल्यू मिल गई उस इंडेक्स पे जा करके आप उस की को रख दोगे। इस बार की वैल्यू दोनों नहीं, सिर्फ की रखी जाएगी। अगर आपने हैश मैप वाला लेक्चर नहीं देखा है तो शायद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसीलिए आई विल रेकमेंड कि आप पहले वो लेक्चर कवर कर लो। यहाँ पर ये व्हाट इज़ हैशिंग, ये सब क्या हो रहा है, ये उस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये समझता है कि यार हैश सेट बहुत ही बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है, सारे ऑपरेशंस ऐड करने के, सर्च करने के, रिमूव करने के, कोई है उसके अंदर या नहीं ये पता लगाने के, कांस्टेंट टाइम में करके हमको दे देता है। ठीक है, अब हम ज़रा हायरार्की देखते हैं कि हैश सेट कहाँ बैठा हुआ है कलेक्शन फ्रेमवर्क में। भाई सेट इंटरफेस हमने देखा था कलेक्शन फ्रेमवर्क में। कलेक्शन फ्रेमवर्क के लेक्चर में हम वापस पहुँच गए, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की स्लाइड्स हैं। कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है ना, लिस्ट इंटरफेस है, क्यू इंटरफेस है, सेट इंटरफेस है। तो हम यहाँ हैं सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस के अंदर हमको हैश सेट दिखेगा। अब भाई देखो, सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली 3 क्लासेस होती हैं, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड सॉर्टेड सेट। ये जो हैश सेट है यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। हैश सेट एज लाइक सिमिलर टू हैश मैप, ये भी अनऑर्डर्ड रहते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स। लाइक कोई गारंटी नहीं होती कि आपने 1 2 3 इस ऑर्डर में एलिमेंट्स एंटर करे हैं तो आप इसी ऑर्डर में रिट्रीव करोगे, वो किसी भी ऑर्डर में उसको रख सकता है, क्योंकि हैश हो जाता है ना, हैश बनता है पहले हैश फंक्शन के थ्रू। यूनिक होते हैं सारे एलिमेंट्स और इंटरनली हैशिंग यूज होती है। ठीक है, ये हैश सेट क्लास।
है हमारी। इसके सारे मेथड्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। सिमिलर टू हैश सेट इज अनदर क्लास लिंक्ड हैश सेट, जो कि सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। बट द फर्क इज, द डिफरेंस इज, इसमें ऑर्डर ऑफ इंसर्शन मेंटेन होता है। ठीक है, अगर आपने 2, 4, 6 इस ऑर्डर में एलिमेंट्स एंटर किए हैं तो आप रिट्रीव भी इसी ऑर्डर में कर पाओगे ट्रैवर्स करते वक्त। सॉर्टेड सेट में, जैसा नाम से पता चल रहा है, सॉर्टेड सेट एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट कर रही है ट्री सेट नाम की क्लास। ठीक, तो इसमें सॉर्टेड ऑर्डर की गारंटी होती है। ये इंटरनली सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, स्पेसिफिकली रेड ब्लैक ट्री यूज करके इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। ठीक है, हम हैश सेट पे फोकस करेंगे आज, पर अगर आपने हैश सेट सीख लिया तो आप लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट के भी मेथड्स को यूज कर पाओगे, सिमिलर ही होता है। बस प्रॉपर्टी की बात है, आप क्वेश्चन देख के समझना होगा आपको कि यार मुझे ज़रूरत है क्या इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने की, क्या मुझे सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको याद आते हैं, यस आते हैं, तो आप करस्पॉन्डिंग ये वाले सेट्स यूज़ करोगे, अदरवाइज आप नॉर्मल हैश सेट यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यार ऑब्वियसली देखो, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन है, तो अगर हमें ज़रूरत नहीं है सॉर्टेड ऑर्डर की तो हम लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब हैश सेट से काम हो जाएगा तो हम हैश सेट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको समझ आ गया कि हैश सेट क्लास सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है कलेक्शन इंटरफेस में। ठीक है, वापस आते हैं, हैश सेट को यूज़ कैसे करना है, कॉमन मेथड्स हैश सेट के क्या हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं। कोड पे चलते हैं सीधा, एंड वी आर इन द लेक्चर ऑफ हैश सेट्स। इसमें मेन क्लास के अंदर हम लोग हैं, java.util.hashset मैंने इसमें इंपोर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, मेन मेथड्स को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं। तो हमें एक हैश सेट बनाना है, हम लिखेंगे हैश सेट और पास करेंगे कि भाई किस चीज़ का बनाना है। स्ट्रिंग पास कर दो, इंटीजर पास कर दो, कुछ भी पास कर सकते हो। लेट्स से कि मेरे को स्ट्रिंग का हैश सेट बनाना है। ठीक है, हैश सेट के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कैसे करोगे, ऐड मेथड होता है। हैश मैप में क्या मेथड था, हैश मैप में हम पुट यूज करते थे, की और वैल्यू पास करते थे। यहाँ पर ऐड मेथड है और एक ही चीज पास करनी है, की वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, सेट डॉट ऐड, लेट्स से जेम्स, जेम्स ऐड कर देते हैं, स्कॉट ऐड कर देते हैं और एक और बार जेम्स ऐड कर देते हैं और प्रिंट करके देखते हैं सेट को। देखो भाई, इस पॉइंट पे सिर्फ जेम्स और स्कॉट आने चाहिए, दो ही एलिमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि सेट की क्या प्रॉपर्टी है, वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रखता ही नहीं अपने पास। ठीक है, तो आप कितनी ही बार जेम्स डाल लो, रहेगा एक ही बार। ठीक है, रन करके देखते हैं, देखो जेम्स और स्कॉट दो ही आए हैं, सही है। तो हमने देख लिया कि हम इंसर्ट कैसे करते हैं, हम हैश सेट बनाते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कंटेन्स मेथड, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि सेट डॉट कंटेन्स, कि जेम्स है क्या इसमें, तो ये बूलियन रिटर्न करेगा कि यार है। अगला मेथड इम्पॉर्टेंट, जो सेम ही है यार सारे, हम वी आर जस्ट राइटिंग आउट फॉर द सेक ऑफ कि हमने किया है, ये मिस नहीं हुआ है किसी भी बच्चे का, है ना। और कोई मेथड जैसे अलग हो गया तो हमने देख लिया, डॉट ऐड है जैसे इसमें। ठीक है, साइज कंटेंट्स हो गए ये, और यहाँ पे 2 आना चाहिए साइज। ठीक है, व्हाट एल्स रिमूव करते हैं, सेट डॉट रिमूव जेम्स। ठीक है भाई, रिमूव करने के बाद ना एक काम करते हैं, ये दोनों फिर से प्रिंट करते हैं। रिमूव करने के बाद कंटेन्स तो फॉल्स देना चाहिए, ठीक है, और साइज 1 देना चाहिए, ये भी सही है। एक लास्ट चीज़ कि ट्रैवर्स कैसे करना है, आपको याद है मैप मैंने आपको कैसे बताया था ट्रैवर्स करने के लिए, एंट्री सेट पे हम ट्रैवर्स करते थे, ऐसा कुछ लिखते थे हम, फॉर एंट्री सेट इन द मैप, ऐसे करके। बट इसमें एंट्री सेट नहीं है इसके अंदर, तो सेट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, स्ट्रिंग है, तो हम डायरेक्टली स्ट्रिंग एस इन सेट, हम डायरेक्टली ऐसे यूज रिट्रीव कर सकते हैं। तो एस आउट एस, ठीक है, यहाँ से क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, एक काम करते हैं, कुछ एक और चीज़ एंटर कर देते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट बचेगा, मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क आना चाहिए और स्कॉट आना चाहिए। ठीक है, लेट्स रन इट एंड मैच द आउटपुट्स। जेम्स स्कॉट ट्रू 2, फॉल्स 1 एंड मार्क स्कॉट। ठीक है, लास्ट वाले मार्क स्कॉट, क्योंकि हमने न्यू लाइन
प्रिंट किए, इसलिए ये दोनों न्यू लाइन में आए। ठीक, सो यार ये मेन मेथड्स हैं, नथिंग न्यू। हमने पहले भी इस तरह के मेथड्स देखे हैं। कंटेन्स मैप में कंटेन्स की या कंटेन्स वैल्यू मेथड था, इसमें कंटेन्स है क्योंकि की वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैप में पुट हुआ करता था, यहाँ पर ऐड है। ठीक है, तो सिमिलर है। लेट्स मूव ऑन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एक कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका सोल्यूशन है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सीक्वेंस की लेंथ रिटर्न करनी है, विच मीन्स दैट यू विल बी गिवन एन एरे। ठीक है, और उसके अंदर किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स हो सकते हैं। हमें ये रिटर्न करना है कि इसके अंदर लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस अगर निकाली जाए तो वो कितनी बड़ी लॉन्गेस्ट जाएगी। बेसिकली कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस अगर निकाली जाए तो लॉन्गेस्ट वो कितनी बड़ी जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में एक सीक्वेंस हमें 1 2 3 4 दिख रही है, एक सीक्वेंस हमें 100 दिख रही है और एक सीक्वेंस हमें 200 दिख रही है। ठीक है, ये 4 लेंथ की है, ये एक लेंथ की है और ये एक लेंथ की है। तो इन तीन सीक्वेंसेस में सबसे बड़ी सीक्वेंस कौन सी है? ये वाली। तो यार आउटपुट है 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसके अंदर 0 से लेके 8 तक सारे नंबर्स हैं, तो इसका आउटपुट 9 है। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, दैट इज गिवन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? यार जो सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन आई थिंक किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि इसको सॉर्ट कर लिया जाए। अगर आप इसको सॉर्ट कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसा सा मिल जाएगा, 1 2 3 4 100 200। ठीक है, फिर हम एक लूप लगाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे और देखते रहेंगे कि सीक्वेंस कंसेक्यूटिव चल रही है नहीं चल रही है। वो तो ईजी है कि भाई ये वाला एलिमेंट इज दैट इक्वल टू +1 ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट। ऐसे कर करके हम चेक करेंगे और जब तक ये कंडीशन मेंटेन हो रही है मेंटेन कर लेंगे लेंथ। तो यहाँ से आपको 4 लेंथ दिख जाएगी, इधर आपको 1 लेंथ मिलेगी। तो आप मैक्सिमम लेंथ एक वेरिएबल मेंटेन कर लोगे जिसको इनिशियलाइज 0 से करोगे और जब जब ग्रेटर मिलेगा अपडेट करते रहोगे। तो यहाँ 4 मिला अपडेट कर दिया, 1 मिला नहीं अपडेट किया, फिर 1 लेंथ की मिली अपडेट नहीं किया। ठीक है, पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यार? ये फॉर लूप तो है ही लीनियर, बट सॉर्ट भी तो किया ना आपने, सॉर्टिंग की n log n। तो भाई सॉर्ट करने वाले सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, पर मेरे को ये लीनियर टाइम में सॉल्व करना है, ON में सॉल्व करना है। सोचो, सोच के देखो एक बार कि क्या कर सकते हो। इसका सोल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुन के मज़ा आएगा, है ना। अब जब एक बार खुद से सोच लिया हो उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो, तो यार मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे किसी तरह से ये पता चल जाए कि कोई एक गिवन एलिमेंट किसी सीक्वेंस का स्टार्ट है, जैसे कि 1 है, 1 एक सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यार 1 से पीछे 0 होता है और 0 इसमें नहीं है, तो 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मुझे जब भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा तो मैं इसके अंदर जा के ना सीक्वेंस बनाने लग जाऊंगी। मुझे मान लो 1 मिल गया, ठीक है, उसके बाद मैं सीक्वेंस बनानी शुरू करूंगी कि 2 ढूंढूंगी, इसमें 2 है, हाँ, 3 ढूंढूंगी कि 3 भी है, बढ़िया, 4 है क्या, 4 भी है, हाँ, ठीक है। तो एक सीक्वेंस मेरे को ये मिल गई, ठीक है। अब मैं 100 पे आऊँगी। 100 स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? हाँ यार 100 स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि 100 के देखो भाई 99 तो है नहीं इसमें। अगर 99 नहीं है तो 100 ही स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर 99 होता तो 100 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर 99 भी होता ना और 100 भी होता तो 99 स्टार्टिंग पॉइंट होता, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं ये हम पता लगा सकते हैं सिंपली ये चेक करके कि उससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उससे जस्ट पीछे वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। अभी और अच्छे से समझेंगे इस बात को, ठीक है। आपको 100 मिला, 100 के बाद अब 101 ढूंढो। 101 है क्या? 101 नहीं है, तो भाई इसकी लेंथ तो 1 ही है, सही है। 200 स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? हाँ यार, क्योंकि 199 तो नहीं है, 199 नहीं है तो 200 स्टार्टिंग पॉइंट है। 200 है, ओके। 201 है क्या? 201 नहीं है, तो बस आगे कुछ नहीं करेंगे। जब 201 ही नहीं है तो कंसेक्यूटिव आगे 202 ढूंढ के क्या करें, है ना, यहीं खत्म। अब बात आती है यार देखो 2 चीज़ों की। पहला कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
मैंने 1 लिखा था, 1 के वक्त पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 2 है क्या। अगर मुझे 2 मिल गया तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 3 है क्या। और ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना कि इज दिस एग्जिस्ट और कंटेन्स, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें ये कंटेन्स वाला ऑपरेशन बढ़िया टाइम में करके लग देता है, ओवन टाइम में, हैश सेट। मैप भी करता है पर यहाँ पर हमें कुछ मैप नहीं करना ना, की वैल्यू पेयर हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम हैश सेट यूज करेंगे। ठीक है सर, चलो तो हम पहला स्टेप ये करेंगे कि हमें ये जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उनको हम हैश सेट में डाल लेंगे। अब डुप्लीकेट जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार आ जाएंगे, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स कितने भी दे दो। अगर मान लो इसको यही इनपुट में 2 बार और 1 लिख गया होता तो कुछ बदल थोड़ी गया, ये वाली जो सीक्वेंस है वो तो 1 2 3 4 ही रही ना। अगर हमने डुप्लीकेट वंस हटा भी दिए तो हम सेट से डुप्लीकेट्स हटा देंगे, जब हम सेट में डालेंगे तो डुप्लीकेट्स हट जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। और सेट आपकी हेल्प करेगा ओवन में कंटेन्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने की भी। अब जरा ये स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात को दोबारा करते हैं, इससे हमारी हेल्प कैसे होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होगी, अब ये सोल्यूशन बिल्ड होता हुआ दिखेगा तब समझ आएगा। पहली चीज हमें ये समझ आनी चाहिए कि कोई भी नंबर स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं, ये हमें कैसे पता चल रहा है। मान लो कि आपके पास नंबर है A1, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? आप चेक करोगे कि सेट में A1 - 1 एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता है तो उससे पीछे वाला स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, पॉसिबल कैंडिडेट है वो स्टार्टिंग पॉइंट होने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें 100 की बात करूं, भाई इस सेट में 99 है क्या? नहीं है, तो 100 स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक ना एक सीक्वेंस का। ठीक है, 4 में मैं देखूंगी 3 है क्या? 3 एग्जिस्ट करता है, तो अगर 3 अगर एग्जिस्ट करता है ना तो भाई 4 तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता ना। अगर 3 एग्जिस्ट करता है तो 4 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, अगेन 200 के लिए 199 एग्जिस्ट करता है क्या? अगर देखो भाई 199 एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स कि 200 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, 1 पे आओ, 1 एग्जिस्ट, 1 के लिए क्या ढूंढोगे? 0 एग्जिस्ट करता है क्या? 0 नहीं करता, तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो हमको ये समझ आ गया कि स्टार्टिंग पॉइंट होने की क्या कंडीशन है किसी नंबर A1 के लिए, कि भाई A1 - 1 ना एग्जिस्ट करे। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, हम लिख देते हैं A1 - 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो A1 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एक बार हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है, किसी भी चेन का अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो हमें क्या करना है। मान लो मुझे 1 मिल गया, मैं यहाँ पर हूँ 1 पे, मैं अभी इस जगह पर जो हमारा फॉर लूप चल रहा है उसमें हम यहाँ पर है, मुझे 1 मिल गया। अब मुझे ये पता लगाना है कि 1 से जो चेन शुरू होती है उसकी लेंथ कितनी जाती है मैक्सिमम। तो 1 के बाद चेन में क्या आना चाहिए? 2। तो मैं सिंपली ढूंढूंगी अपने सेट में, मैंने सेट तो बना ही रखा है ना, ये सारी चीज़ें मैंने एक सेट में डाल रखी हैं। सेट में ढूंढना बहुत इजी होता है, तो मैं सेट में सिंपली ये ढूंढूंगी कि 1 + 1 2 एग्जिस्ट करता है क्या? 2 एग्जिस्ट करता है। अगर 2 एग्जिस्ट करता है तो मान लो कि मैंने करंट लेंथ न करके करंट लेंथ या करंट स्ट्रीक वेरिएबल बना रखा है जो कि 1 होगा स्टार्टिंग पॉइंट मिलने पे। जैसे ही मुझे 2 मिल जाएगा तो मैं इसको 2 कर दूंगी। ठीक है, 2 यहाँ आ गया, 2 मिल गया, तो अब मुझे क्या ढूंढना है? अब मुझे 3 ढूंढना है। 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3। भाई मुझे 3 भी मिल जाएगा सेट में, तो मैं करंट लेंथ को 3 कर दूंगी। ठीक है, 3 को भी चेन में जोड़ दो। 3 के बाद 4 ढूंढोगे, 4 भी मिल जाएगा, इसको 4 कर दोगे। फिर 4 के बाद भाई 5 ढूंढोगे, 5 नहीं मिलेगा, तो आप 5 नहीं जोड़ोगे चेन में, करंट लेंथ को नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, तो दूसरी बात हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम A1 को पिक कर लिए हैं एक बार, तो A1 से शुरू होने वाली चेन A1 + 1, A1 + 2, इस पूरी चेन को हम ढूंढ सकते हैं, इस पूरी चेन की लेंथ को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रा अपने सॉल्यूशन को थोड़ा फॉर्मुलाइज करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने एरे को सेट में कन्वर्ट करेंगे।
मान लो कि आपके पास ये आपको एरे गिवन है, ठीक है, एक 99 भी इसमें रख लेते हैं, ये एरे है, ठीक है। इंडाइसिस से मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। अब इसको भाई सेट में कन्वर्ट करो। सेट में कन्वर्ट करोगे तो सेट क्या बनेगा? ऑर्डर कोई गारंटी नहीं देता, सेट ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती सेट में, किसी भी ऑर्डर में सेट में आ जाएंगे। मान लो मैं ऐसे किसी भी ऑर्डर में मैं भी सेट में लिख दे रही हूँ बस। ठीक है, ये हमारा सेट बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम सेट के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। पहला स्टेप सेट बनाना, दूसरा स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट्स ढूंढना। सेट में जाएंगे, सेट के हर एक एलिमेंट पे जाके ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, और भाई स्टार्टिंग पॉइंट है ये कैसे पता चलता है? A1 -1 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम कुछ इस तरह का लिखेंगे कि भाई नॉट कंटेन्स नम, इफ दिस इज नम नॉट कंटेन्स नम, तो ये स्टार्ट नम -1 है ना, नॉट कंटेन्स नम -1 इफ दिस इज नम। तो अगर मैं 99 पे हूँ तो मैं सेट में ना 98 ढूंढूंगी। यार सेट में 98 है क्या? सेट में 98 नहीं है। इट मीन्स कि 99 एक सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, तो 99 से एक सीक्वेंस बनाई जा सकती है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो भी सीक्वेंस बन रही है ना, जो भी सीक्वेंस बन रही है मुझे उसको एक्सप्लोर करना, उसकी मैक्सिमम लेंथ तक लेके जाना है। कैसे लेके जाऊंगी? 99 के बाद मैं 100 को ढूंढूंगी। 100 है क्या? हाँ यार 100 है, तो 100 इसमें जुड़ जाएगा और इसकी टोटल लेंथ मुझे 1 मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझते हैं, कोड हम इसको कर लेंगे, ईजी है। ठीक है, 100 के बाद मैं 101 ढूंढूंगी, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। 101 मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक, अब हम लोग 100 पे आएंगे। ठीक है, हम 100 के लिए चेक करेंगे कि 100 स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। कैसे? ये चेक करके कि 99 सेट में एग्जिस्ट करता है क्या। 99 सेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो 100 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, समझ रहे हो? अगर 99 एग्जिस्ट करता है तो 99 होगा ना स्टार्टिंग पॉइंट, या हो सकता है कुछ और हो, 98 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 तो नहीं होगा। तो 100 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस इफ में हम जाएंगे ही नहीं। क्या 1 स्टार्टिंग पॉइंट है? उसके लिए हमें चेक करना होगा क्या 0 एग्जिस्ट करता है। अगर 0 एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, 1 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हमें इसको एक्सप्लोर करना होगा। इस इफ में हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ सीक्वेंस स्टार्टिंग विद स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, लेट्स कॉल दिस A1, इफ आई एम कॉलिंग दिस A1, दिस इज A1 विद स्टार्टिंग पॉइंट A1। ओके, इफ, अब भाई ये वाली इफ में अगर हम आ गए तो अब हमें 1 से शुरू होने वाली सीक्वेंस की लेंथ ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, हम 2 को ढूंढेंगे जाके कि भाई 2 है क्या। हाँ 2 तो है, बढ़िया, ठीक है, 2 तो मिल गया था, तो ऐड कर देंगे लेंथ को। एक्चुअल में हम ये पूरी सीक्वेंस में बना नहीं रहे होंगे, हम सिर्फ लेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। हमें सीक्वेंस नहीं बनानी, हमें लेंथ से मतलब है। 2 के बाद हम 3 देखेंगे, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है, तो टोटल लेंथ इसकी 4 हो जाएगी। 4 के बाद 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू को आई नहीं, यहाँ पे तो सेट है तो आइटरेटर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 तो हो गया ना, अब हमें 4 प्रोसेस करना है। क्या 4 स्टार्टिंग पॉइंट है? 4 स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? 4 के पीछे ना 3 है और 3 एग्जिस्ट करता है, तो 4 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। वी विल नॉट डू एनीथिंग, ओके, विल गो टू 3। क्या 3 स्टार्टिंग पॉइंट है? 3 के पीछे 2 एग्जिस्ट करता है क्या? ढूंढो, 2 है क्या? हाँ 2 तो है, तो 3 भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। 200 पे जाओ, 200। क्या 199 एग्जिस्ट करता है क्या?
199 नहीं एग्जिस्ट करता, विच मीन्स अगर 199 एग्जिस्ट नहीं करता तो 200 से सीक्वेंस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 200 से सीक्वेंस स्टार्ट होती है, तो 200 वाली सीक्वेंस को बिल्ड करना पड़ेगा। 200 के बाद 201 ढूंढना है, 201 नहीं है तो इसकी लेंथ खाली 1 रह जाएगी। अब हमें बस सिंपली एक मैक्स लेंथ अपना पैरामीटर रख लेंगे और यहाँ से जो भी लेंथ्स मिलती जाएंगी उनके हिसाब से इस मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे। अगर बेटर मिलेगी तो मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे, नहीं मिलेगी बेटर अपडेट नहीं करेंगे। इस बार एक बार इसको कोड करते हैं एंड देन विल सी कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आपको समझ आ गया अब तक तो लीनियर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कोड के बाद भी अपन देख लेंगे एक बार। ठीक है, सो वी आर इन अ क्लास कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव। मैंने इसमें एक मेथड बनाया हुआ है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हमें हैश सेट चाहिए। हैश सेट बनाना है हमें इंटीजर का, और नया हैश सेट हमने बना लिया न्यू यूज करके। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे जो नंबर्स हैं नम्स के अंदर उन सबको हमें हैश सेट में डालना है। सो फॉर ईच नम इन नम्स सिंपली डू st.add num। ठीक है, सेट बन गया। अब हमें ट्रैवर्स करना है सेट पे, मैं एरे पे नहीं, सेट पे। ठीक है, सो फॉर int num in set फॉर ईच नंबर इन द सेट। हम क्या चेक करेंगे कि ये नंबर स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। स्टार्टिंग पॉइंट कब होगा, अगर num -1 एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि num इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी स्ट्रीक बनानी है ना, अपनी कंसेक्यूटिव सीक्वेंस की स्ट्रीक बनानी है हमें। करंट नंबर पहले जरा फेच करके यहाँ लिख लेते हैं कि करंट नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 कैच हो गया यहाँ पे, तो करंट नंबर में हमने 1 डाल दिया है। जो हमारा एग्जाम्पल था उसी के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। करंट नंबर में फिलहाल हमने 1 डाल दिया है। करंट स्ट्रीक की लेंथ 1, एक मिनिमम 1 तो हो ही गई ना, तो 1 से इनिशियलाइज कर देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, हमें करंट नंबर +1 ढूंढना है ना, और उसके बाद हमें फिर से करंट नंबर जो नया वाला करंट नंबर होगा, करंट नंबर को अभी हम अपडेट करेंगे, फिर हमें वो ढूंढना है। हमें कब तक करना है, जब तक करंट नंबर +1 सेट के अंदर है। ठीक है, क्योंकि 1 मिल गया था तो 2 ढूंढा, 2 मिल गया 3 ढूंढा, 3 मिल गया 4 ढूंढा, इसलिए हमने यहाँ पर ये लूप लगाया है। लूप से हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 के बाद लेट्स से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको 2 मिल गया है तो करंट स्ट्रीक बढ़ जाएगी ना। करंट स्ट्रीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ ऑफ करंट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप करंट नंबर को भी एक बार इंक्रीज कर दोगे ++, क्योंकि देखो करंट नंबर यहाँ पर 1 था, सही है, तो करंट आपने 2 ढूंढा। ठीक, और जब 2 मिल गया तो आपने लेंथ को 2 कर दिया और करंट नंबर को 2 कर दिया, सो दैट विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाइल लूप जब ये दोबारा चले तो आप 3 ढूंढ रहे हो। ठीक है, जब आपने इसको 2 कर दिया आप करंट नंबर ++ करके, ठीक है, तो जब ये 2 हो गया तो अब जब यहाँ पर आओगे ना लाइन 11 पे, तो आप 3 ढूंढ रहे होगे। अगर 3 आपको मिल गया, 3 अगर आपको मिल गया तो आप करंट स्ट्रीक को फिर से ++ कर दोगे, तो करंट स्ट्रीक की वैल्यू 3 हो जाएगी, और करंट नंबर को भी आप ++ कर दोगे। ठीक है, तो करंट नंबर इस बार 3 हो जाएगा, सो दैट व्हेन दिस व्हाइल लूप रन्स अगेन, व्हेन दिस कंडीशन चेक्स, तो वो 4 ढूंढे सेट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने करंट नंबर को बढ़ा दिया यहाँ पे। तो हम ऐसे चेन एग्जैक्टली नहीं बना रहे, अपनी मेंटेन कर रहे हैं बस, कि भाई हम टेल मेंटेन कर रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, सीक्वेंस की टेल को मेंटेन कर रहे हैं हम। स्टार्ट से शुरू किया है एंड तक, हेड से शुरू किया और टेल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है,
और इसके बाद जब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम एक स्टार्टिंग सीक्वेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले इफ से बाहर आने से पहले हमें अपना चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमें मैक्सिमम स्ट्रीक मिल गई है क्या। तो हम एक मैक्स स्ट्रीक नाम का यार वेरिएबल बना लेते हैं पहले ही, मैक्स स्ट्रीक या मैक्स लेंथ जो भी है ना, मैक्स स्ट्रीक। तो इफ में बाहर आने से पहले मैक्स स्ट्रीक को अपडेट कर लो, मैथ डॉट मैक्स मैक्स स्ट्रीक और करंट स्ट्रीक, ठीक है। तो अगर करंट स्ट्रीक मैक्स स्ट्रीक से बड़ी होगी तो मैक्स स्ट्रीक अपडेट हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रीक में हम लोग लेंथ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब ये फॉर लूप से बाहर आना है हमको और सीधा मैक्स स्ट्रीक को रिटर्न कर देना है, ठीक। यार ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आपको लीड कोड पे मिल जाएगा। तो हम लीड कोड पे जाते हैं और ये क्वेश्चन ढूंढ के सबमिट करने की कोशिश करते हैं। लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट, राइट। सो यार ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। नाउ लेट्स कॉपी दिस, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीड कोड पर है, तो हम लीड कोड पर जाएंगे और इसको उधर सबमिट करके देखेंगे कि सारे टेस्ट केसेस पे चली या नहीं चली, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं एंड दैट वर्क्स। एक बार ज़रा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फिर से नज़र मारते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा शायद कि फॉर लूप के अंदर वाइल लूप है तो ये एन स्क्वायर है। ये एन स्क्वायर नहीं है यार, ये लीनियर ही है। हाउ? देखो, आप इस वाइल लूप में कब एंटर करते हो? जब आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। तो आपने जब इस एग्जाम्पल पे अगर हम वापस आए, लुक एट दिस एग्जाम्पल। फॉर लूप तो हमारा पूरा ही चल रहा है, ठीक है। बट आप वाइल लूप को एंटर किए सिर्फ जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिला। तो जब आपको 1 मिला था तब आपने 1 2 3 4 इतना कराया मैक्सिमम, है ना। जब आपको 99 दिखा तब आप 99 100 गए, उससे ज़्यादा आप नहीं गए, ठीक है। सो इजेंशली इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली यू विल नोटिस कि हम किसी भी नंबर को 2 से ज़्यादा बार ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। 2 ले लो, चलो 2 को आप पहली बार ट्रैवर्स करोगे जब आपका वो बाहर वाला फॉर लूप चलेगा। दूसरी बार आप 2 को ट्रैवर्स करोगे जब आप 1 वाले स्टार्टिंग पॉइंट के इफ़ के अंदर जाओगे, है ना, और फिर वाइल के अंदर 1 की चेन को एक्सप्लोर करोगे। 1 के बाद आप 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे, 4 पे जाओगे। तो 2 को आप इन 2 बार के अलावा कभी भी टच नहीं करते हो, ट्रैवर्स नहीं करते हो। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है, एन स्क्वायर कैसे हो सकता है? जब आप हर एक एलिमेंट को मैक्सिमम 2 बार टच कर रहे हो, है ना, तो क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकता। 2n ON लीनियर टाइप का सोल्यूशन हो गया, ये लीनियर सोल्यूशन हो गया, ठीक है। वहीं यार अगर सेट मान लो डुप्लीकेट्स अलाउ कर देता इन सम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तब हमें दिक्कत होती, है ना। तब हम एक ही सीक्वेंस को मल्टीपल टाइम्स भी ट्रैवर्स कर रहे होते। मान लो यहाँ पे 3 बार 1 लिखा होता, तो इस वाले 1 के लिए आप 1 2 3 4 जाते, इस वाले 1 के लिए आप 1 2 3 4 जाते। पर डुप्लीकेट्स तो सेट ने हमारे लिए पहले ही हटा दिया ना, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है हमको। तो ये सोल्यूशन हमारा इसलिए लीनियर सोल्यूशन है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो, ट्राई कर लो इसको खुद से, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। बट एक बार क्वेश्चन समझ आ जाता है और हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका सोल्यूशन काफ़ी ईजी है, ठीक है। फिर यू आर गिवन n डिस्टिंक्ट पेयर्स, n डिस्टिंक्ट पेयर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट अलग अलग, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मान लो n अगर आपको 3 दिया है तो 3 पेयर्स हैं, मतलब 6 नंबर हैं, ठीक है। और वो पेयर वाइज है, 1 2 बार है, 2 2 बार, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यही नंबर्स होंगे, ये गिवन है। ऑल दीज पेयर्स आर इनिशियली पुट इन अ बैग। अब एक बैग है, बैग जैसा लग तो नहीं रहा है, ये मान लीजिए बैग है, लेकिन तो इसमें सारे नंबर्स को इनिशियली डाल दिया गया है। 2 1 1 3 2 3, ठीक है। यू नीड टू पेयर अप ईच नंबर। You take numbers one by one from the bag and for each number you look whether the pair of this number
हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन आउट ऑफ द बैग और नॉट। तो हम एक एक करके बैग से नंबर्स निकालेंगे। मान लो मैंने 3 निकाल लिया, मुझे ये देखना है क्या 3 ऑलरेडी बैग में है या बाहर निकाल चुके हैं। मतलब ये तो एक 3 है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और 3 होगा, हर एक नंबर 2 बार आ रहा है। तो भाई 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 3 जो कोरस्पॉन्डिंग 3 है वो बैग के अंदर होगा या बैग के अंदर नहीं होगा। एक काम करते हैं, इनको ना मार्क कर लेते हैं, इसको बोलते हैं 3 1, इसको या ए बी बोलते हैं, 3A 3B, 1A 1B 2A 2B। ठीक है, मान लो आपने 3B को बाहर निकाला। ठीक है, तो आप बाहर निकालने के बाद क्या करोगे, आप ये देखोगे, यू लुक वेदर द पेयर ऑफ दिस नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन आउट ऑफ द बैग और नॉट। तो 3B को आप बाहर निकालने के बाद ये देखने की कोशिश करोगे क्या 3A ऑलरेडी बैग में है या 3A को बैग से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकाला, ठीक है, अगर 3A बैग में है, मान लो कि फिलहाल हमने 3B बाहर निकाला और हमें किसी तरह से पता चल गया कि 3A भी बैग में है, तो हम क्या करेंगे, अगर इफ़ नॉट, अगर बैग से 3A को बाहर नहीं निकाला गया था तो हमें क्या करना है, यू पुट द करंट नंबर ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। तो एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को उठा करके इस टेबल पे रख देंगे। ठीक, अदरवाइज का क्या केस है, अदरवाइज केस ये है कि इसमें 3A नहीं था और यू कैन से कि 3A ऑलरेडी बाहर निकाल रखा था हमने। ठीक है, अदरवाइज वाले केस में हमें करना है, यू पुट बोथ नंबर्स फ्रॉम द पेयर असाइड। तो आपको 3A भी हटा दो और 3B भी हटा दो, गायब, यहाँ से भी गायब, यहाँ से भी गायब। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स दैट वर ऑन द टेबल एट द सेम टाइम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इस टेबल पे मैक्सिमम कितने नंबर्स थे ये पूछा गया है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। जो प्रोसेस इसने बोला है वो हम करके देखते हैं। इसेंशियली यार हमें करना ये है कि नंबर्स बाहर निकालने हैं। ठीक है, और जो हमने नंबर बाहर निकाला, अगर उसका पेयर भी ऑलरेडी बाहर है, अगर उसका पेयर भी ऑलरेडी बाहर है तो दोनों को डिस्कार्ड कर दो, कहीं दूर रख दो। ठीक है, टेबल पे से हटा दिया, इसको भी इसको भी। ठीक है, ये हमें करना है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने मैक्सिमम नंबर्स होंगे टेबल पे, ये हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2A को बाहर निकालते हैं। 2A को हमने टेबल पे रख दिया। देखो टेबल पे फोकस करो, बैग से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मतलब है इस बात से कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टेबल पे कितने नंबर्स थे। ठीक है, तो हम टेबल पे फोकस रखेंगे अपना। तो हमने 2A नंबर निकाला, ठीक है, और 2A नंबर को टेबल पे रख दिया। ठीक, अब हम 1A पे आए, 1A को भी हमने टेबल पे रख दिया। 1A को हम डायरेक्टली टेबल पे रख देंगे क्योंकि 1 का दूसरा पेयर टेबल पे ऑलरेडी नहीं है। 1 इसका अगर वो टेबल पे नहीं है तो इसका मतलब है वो अंदर है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा 1 को बाहर रख देंगे। फिर 1B की बात आई। देखो भाई टेक्निकली ये और ये निकल चुके हैं, ठीक है, पर हमें इसको मटेरियलिस्टिकली निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा, अगर कोई नंबर टेबल पे पड़ा हुआ है, अगर कोई नंबर टेबल पे है, इसका मतलब ये है कि वो बैग से निकल चुका है। ठीक है, समझो इस बात को, अगर कोई नंबर टेबल पे है इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द बैग। ठीक है, तो अब हम 1B पे आए। अब हमें एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 1B का पेयर विच मीन्स 1A अगर वो बैग से निकाल दिया गया है ऑलरेडी, अगर वो बैग से ऑलरेडी निकाल दिया गया है तो आपको क्या करना है, 1A और 1B दोनों को फेंक देना है। अब मुझे ये बताओ 1B को देखकर मैं कैसे पता लगाऊं कि 1A बाहर निकला या नहीं निकला। या तो मैं बैग में देख लूं या मैं टेबल पे देख लूं, है ना। अभी हम ये कंक्लूड करेंगे कि टेबल पे देखना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू बैग में देखना। when we will talk about टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप ऑब्वियसली बैग में भी देख सकते हो ट्रैवर्स करके और एक्चुअल में रिमूव कर सकते हो चीज़ों को, बट हम एक्चुअल में रिमूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ टेबल पे रखेंगे क्योंकि हमें टेबल के साइज से मतलब है।
बस आप इतना समझो कि इफ समथिंग इज ऑन टेबल, इट मीन्स दैट इट हैज बीन आउट ऑफ बैग है वो। ठीक है, तो भाई 1B है, 1B को अब हम बाहर लेके जा रहे हैं। अब देखो 1B को बाहर ले जाते वक्त हमें देखना होगा क्या 1A ऑलरेडी बाहर है या 1A बैग में है। अगर 1B बाहर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, अगर 1B बाहर है ऑलरेडी, देखो यहाँ कहीं आपको मिलेगा, यू लुक वेदर द पेयर ऑफ द नंबर हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट ऑफ द बैग। हाँ यार 1A ना ऑलरेडी बाहर है। अगर अदरवाइज में आओ, अब अदरवाइज में आओ, क्योंकि ऑलरेडी बाहर है। अदरवाइज यू पुट बोथ नंबर्स फ्रॉम द पेयर असाइड, तो दोनों नंबर्स पेयर के बाहर रख दो। तो 1A को भी हटाओ, बिल्कुल हटा दो 1A को, और 1B को भी हटा दो। मैं ये क्या कह रही हूँ, हम ना बैग को टच नहीं करेंगे, हम जो भी कर रहे हैं टेबल के साथ कर रहे हैं। हमें टेबल के साइज से मतलब है, टेबल का साइज हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 1A को भी हटा दो, कहीं फेंक दिया दूर। इस पॉइंट पे टेबल का साइज 2 है, जब 1A रखा हुआ था तब टेबल का साइज 2 था। ठीक है, तो टेबल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनका नंबर चेंज होता जा रहा है। पहले 2 चीज़ें थी, अब 1 हो गई, है ना। 0 भी हो सकती हैं कभी कभी, और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो हमें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टेबल पे मैक्सिमम कितने नंबर्स हैं ये हमें आंसर में देना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 3A। 3A क्या 3A आउट ऑफ बैग है, ये कैसे पता चलेगा। इफ समथिंग इज ऑन टेबल इट मीन्स इट इज आउट ऑफ बैग। क्या 3 हमें टेबल पे दिख रहा है। यहाँ पे A और B का डिस्टिंक्शन नहीं करना आपको टेबल पे देखते वक्त, है ना। टेबल पे तो आप 3 ढूंढोगे, 3A 3B नहीं ढूंढोगे। क्या 3 है टेबल पे, नहीं 3 टेबल पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो ऑलरेडी बैग में है। अगर वो ऑलरेडी बैग में है तो हमें क्या करना होता है, इफ इट हैज नॉट बीन टेकन आउट ऑफ द बैग, ये वाली लाइन पढ़ो, इफ नॉट दैट मीन्स द पेयर इज स्टिल इन द बैग, यू पुट द करंट नंबर ऑन द टेबल। तो आप 3A के उठा के टेबल पे रख दोगे, 3A को आप इधर रख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट 2B। 2B तो हमने ऑलरेडी अच्छा 2B ओके, अब हमने 2B निकाला। अब हमें ये देखना है कि 2B बैग में है या बैग में नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर वो टेबल पे है तो इसका मतलब है वो आउट ऑफ बैग है, अगर वो टेबल पे नहीं है तो अभी भी बैग में ही है। ठीक है, तो हमें 2 का पता लगाना है, क्या 2 बैग में है या बैग में नहीं है। 2 का ये जो जुड़वा पेयर है ना, 2B के करस्पॉन्डिंग क्या है 2A, क्या वो बैग में है या वो बैग में नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो आप देखोगे यार 2 ना ऑलरेडी टेबल पे पड़ा हुआ है, इट मीन्स इट हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द बैग। और यहाँ से भी दिख रहा है कि 2A तो हम ऑलरेडी ले आए थे बैग से बाहर, तो हाँ इट हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द बैग। एंड इफ इट हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ द बैग व्हाट डू, यू पुट बोथ द नंबर्स फ्रॉम द पेयर असाइड। तो आपको 2A को भी उठाना है और हटा देना है, यहाँ से टेबल पे से हटा देना है। जो क्वेश्चन में बोला उसके हिसाब से आप इधर से भी हटा रहे हो, बट एज आई सेड क्वेश्चन में क्योंकि हमसे ये पूछा गया टेबल का साइज बताना है, तो मैं क्यों छेड़ूं बैग को, मैं अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज में क्यों इंक्लूड करूं इस चीज़ को, है ना। सिर्फ टेबल को छेड़ूंगी, बैग को मैं टच ही नहीं करूंगी जब मेरे ऑपरेशंस बिना बैग को टच किए हुए जा रहे हैं, है ना। अगली चीज़ 2B निकल गया, 3B। अब 3 की बात करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि भाई मेरा जो पेयर है, जो दूसरा वाला 3 है, वो बैग में है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर वो टेबल पे है तो मतलब बैग से बाहर निकल गया। तो आप देखो 3 का पेयर बेसिकली 3 टेबल पे है, इट मीन्स कि वो बैग से तो बाहर निकल चुका है, तो बैग से बाहर निकल चुका है। बाहर निकल चुका है तो हमें क्या करना होता है, सारे पेयर्स को उठा करके यहाँ रख देना होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब तो कोई नंबर बचा ही नहीं है, सबको प्रोसेस कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टेबल का मैक्सिमम साइज बता दो। अगर आपने नोटिस किया हो तो टेबल का मैक्सिमम साइज 2 था। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम टेबल पे 2 से ज़्यादा नंबर थे नहीं कभी। अभी हमने जब 3 उठाकर यहाँ से रखा तो 1 था, अभी टेबल का साइज 0 है, स्टार्टिंग में 1 था फिर 2 हुआ था। ठीक है, तो यार यही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये जो टेबल है ना, इसको हम सेट बनाएंगे, हम एक सेट बनाएंगे जिसको हम टेबल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऑपरेशन क्या करना है, क्या कोई चीज़ टेबल पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये चीज़ हमें पता लगानी है ना। और ये चीज़ पता लगाना कि कोई चीज़ एक सेट में या एक
कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें बढ़िया करके ला के देता है, हैश सेट। तो हम इसको हैश सेट की तरह यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे टेबल को, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बैग है और एक सेट है, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं, इसका कोड काफ़ी इजी है। ये हमने मेन मेथड बनाया हुआ है, ये नम्स हैं जो एक्चुअल में बैग के अंदर के नंबर्स हैं, तो इसको नम्स ही रहने देते हैं। मैक्स नंबर्स ऑन टेबल एक मेथड है जो कि इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। और जो इसने रिसीव किया उसको नाम मैंने बैग दे दिया है, दिस बैग एंड नम्स आर सेम, ठीक। सो हमें चाहिए एक टेबल पहले तो, और टेबल क्या है, टेबल एक सेट है। यार इसके कोड में कुछ नहीं है, जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है ना बिल्कुल वही चीज़ लिख देंगे हम एकदम, न्यू हैश सेट। एक वेरिएबल मेंटेन करते चलना है मैक्स, कि भाई मैक्स एलिमेंट्स कितने थे टेबल पे एक वक्त पे। जब भी हम टेबल पे कोई ऑपरेशन करेंगे तब हम मैक्स से कंपेयर कर लेंगे टेबल के साइज को, ठीक है। इतना काम हमें करना होगा। i लेस देन 0, सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे हम लोग बैग के, और करंट नंबर देखेंगे कि भाई करंट नंबर है बैग ऑफ i, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टेबल पे ये नंबर है क्या ऑलरेडी। अगर ये टेबल पे है तो इसका मतलब है बैग से इसका पेयर ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको टेबल से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अगर उसका पेयर ऑलरेडी बाहर है तो दोनों को निकाल दो, तो बेसिकली टेबल वाले को भी उड़ा दो, टेबल डॉट रिमूव नम, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें इस नंबर को टेबल पे रखना है, तो टेबल डॉट ऐड नम। एंड हमने टेबल पे एक ऑपरेशन ऐड किया है ना, तो अब हमें यहाँ पर मैक्स को अपडेट करना होगा, मैथ डॉट मैक्स कॉमा टेबल साइज, ठीक है। एंड लास्ट में हमको सिर्फ मैक्स रिटर्न करना है। हमने बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिखी है जो अभी हमने डिस्कस करी है, ठीक है। चलो लेट्स रन इट एंड सी, इसका आउटपुट अपने को 2 आना चाहिए, सही है। जो एक दूसरा सैम्पल इनपुट है उसको भी रन करके देख लेते हैं। मान लो 1 और 1, तो 2 एलिमेंट्स हैं, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक ही चीज़ होगी टेबल पे, तो आंसर 1 आना चाहिए था, तो 1 आ रहा है, ठीक। सो दिस इज दिस क्वेश्चन, and since all these operations are constant time operations, add remove contains for a set, this whole solution is a linear solution, okay। So that was the last question for today, and आज हम लोगों ने हैश सेट देखा इसेंशियली क्या होता है। हैश मैप का ही भाई समझ सकते हो, बस हैश मैप में की वैल्यू रखी जाती है, इसमें सिर्फ एक चीज़ रखी जाती है। यार जब हमें सिर्फ ये जानना है कि कोई चीज़ है या नहीं है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पेयरिंग नहीं है, तो फिर हमें वैल्यू का कुछ करना नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम हैश मैप नहीं हैश सेट यूज़ करेंगे, ठीक है। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, क्यों एक एक्स्ट्रा चीज़ रखें जब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, और कलेक्शन इंटरफेस में कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, सेट इंटरफेस में हैश सेट क्लास किधर है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में आप लोग बैक ट्रैकिंग पढ़ोगे, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड कीप कोडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।